हाँ भाई। हाँ भाई, अपन विधियां पढ़ रहे थे। आज पढ़ेंगे अपन सबसे पहली विधि बाल उद्यान विधि, जिसे अपन जानते हैं किस नाम से, किंडर गार्टन विधि। गार्डन नहीं होता, गार्टन होता है ना। गार्डन इंग्लिश का शब्द है। कभी ऐसे मन से नहीं सोचना है कि फलानी किताब ने गलत लिख दिया, टाइपिंग एरर हो गया ना। गार्टन शब्द ही होता है, ये याद रखिएगा। जैसे आपने स्कूल में एक कक्षा सुनी होगी, केजी, है ना, लोवेस्ट क्लास केजी, अपर क्लास केजी और केजी, यूकेजी, एलकेजी, है ना। तो ये केजी शब्द किससे बना हुआ है, किंडरगार्टन शब्द का जो है संक्षिप्तीकरण है यहां पर, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात सुनो प्रवर्तक के साथ। प्रवर्तक की बात करता हूं तो प्रवर्तक कौन है, फ्रोबेल है। प्रवर्तक कौन है, फ्रोबेल है, ये ध्यान रखिएगा। अगली बात लिखता हूं, यह प्रणाली प्राथमिक या पूर्व प्राथमिक स्तर पर बालकों को खेल खेल में सिखाने की प्रणाली है। देखो यहां पर मैंने दो शब्द लिखे, प्रणाली है। एक तो मैंने लिखा प्राथमिक और एक लिखा पूर्व प्राथमिक। बेसिकली होता क्या है, एग्जाम में सवाल आया हुआ है तो वहां पर ये विकल्प था ही नहीं। अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे, समझोगे, तो वास्तव में ये विधि जो है वो पूर्व प्राथमिक विद्यालय पर ही काम करती है, प्री प्राइमरी स्कूल्स। लेकिन वहां जब ये सवाल पूछा गया तो ये जो शब्द है ये पूर्व प्राथमिक था ही नहीं, वहां पर शब्द क्या था, प्राथमिक था। तो प्राथमिक शब्द और पूर्व प्राथमिक अगर दोनों आते तो पूर्व प्राथमिक है। प्राथमिक का मतलब अपन सामान्य शिक्षा में जोड़े तो कक्षा 1 से शुरू होती है। और प्री प्राइमरी स्कूल जिसको सरकारी महकमे को देखते हैं तो वहां आंगनवाड़ी खुल जाता है। और तुम प्राइवेट स्कूल में जाते हो तो वहां पर आपको क्या मिलता है, एलकेजी, जैसे नर्सरी, नर्सरी से एलकेजी, फिर केजी, फिर यूकेजी, ऐसे लेके उनको पढ़ाया जाता है। ठीक है, यह प्रणाली बाल केंद्रित होती है। मनोवैज्ञानिक विधि है।
किंडरगार्टन शब्द किस भाषा का है? बताया था आपको कभी? बताया था? पता है? हाँ, बताया नहीं? बताया था? आपकी नोटबुक में लिखा हुआ है। जर्मन भाषा के जहां शब्द लिखे हैं ना, वहां पर मैंने लिखा है तो मैं नाजी, नाजीवाद, किंडरगार्टन ये शब्द लिखाए थे, है ना? तो किंडरगार्टन शब्द जर्मन भाषा का है। जिसका अर्थ यानी शाब्दिक अर्थ बालकों का उपवन है। बालकों का उपवन है, ध्यान रखिएगा। अगली बात लिखता हूं तो सुने। बालोद्यान का माली किसको कहते हैं? शिक्षक को। बालोद्यान का पौधा किसे कहते हैं? बालक को। और अगर एग्जाम में सीधा ही पूछ ले बालोद्यान किसे कहते हैं, किसको? नहीं, खेल विद्यालय को। विद्यालय और खेल विद्यालय में अंतर होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब आपको सिखाता हूं ये विधि है क्या, ये ध्यान से सुने। भाई फ्रोबेल ये मानता है कि आप स्कूल में बच्चों को पढ़ाना बाद में सबसे पहला मूल ध्येय एक शिक्षक का होना चाहिए, बालक स्कूल तक आए, ठीक है। उसके बाद में उसका दूसरा ध्येय होना चाहिए कि बालक की ठहराव क्षमता बढ़े, फिर पढ़ाओगे। भाई तुम हिंदी की क्लास लोगे, मैं सिखाऊंगा, तुम सीखोगे, ये बहुत बाद की बातें हैं। सबसे पहला तत्व तो ये होता है कि मैं तुम्हें इस क्लास तक लाऊं। तुम मेरे पढ़ाने के तरीके को लेकर ये सोचो कि हम उत्कर्ष में जाएंगे, और आप सोच के आए। फिर उसके बाद में आए तो मैंने तुम्हें क्लास में बुलाया, तुम क्लास में आए, बैठे। बैठने के बाद में दूसरा स्टेप मुझे यह करना होता है कि मैं तुम्हें इतना अच्छा पढ़ाऊं कि तुम रोज मेरी क्लास को सुनो, पढ़ो, ग्रहण करो। तो तुम यहां बैठे, फिर मैंने तुम्हें पढ़ाया। तो दो स्टेप पूरे करने के बाद तीसरा चरण आता बालक को पढ़ाना। भाई अगर पहली बात तो अगर बालक स्कूल आया ही नहीं, फिर तो सबसे पहले तो उसमें वो रुचि उत्पन्न करो कि बच्चा उस उम्र में स्कूल आए। उसके बाद चलो स्कूल आ भी गए एक आध बार, तो अब वैसी रुचि उत्पन्न करो कि बालक की ठहराव क्षमता बढ़े, बालक आनंद के साथ आए। आप कल्पना करो, हम जब अपने बचपन को देखते हैं अतीत के पन्नों में जाकर के, तो अपने टाइम में बच्चा स्कूल बहुत मुश्किल से जाता था, बहुत टफ काम होता था, है ना। और इनके सर्दियों की अगर बात करूं तो 90% डेज ऐसे जाते थे, 90 में शायद कम बता रहा हूं, 95 कह सकते हो, कि प्रारंभिक बच्चा बिना नहाए स्कूल जाता था। आज बच्चे 95% नहा के जाते, 5% अभी भी अपना प्रभाव है आने वाली पीढ़ी पे, जो अपने स्टाफ वाले हैं नहीं नहाते हैं। नहीं सच में आज बच्चा इतना मुश्किल से स्कूल नहीं जाता, घर में हो हल्ला रोना, ठीक है, उसको उठने को लेकर के किसी के साथ हो सकता है। नींद अपनी भी मुश्किल से खुलती है, आपकी भी खुलती है, तब लगता है यार सो जाऊं, तो बच्चे को तो लगेगा ही, लगे, नॉर्मल सी बात है। जब छुट्टी होती है, जब तुम्हें कोचिंग नहीं जाना होता है, उस दिन तुम्हारी नींद भी आराम से खुलती है, 6 बजे खुल जाती है, आपको आती नहीं नींद। वो बच्चे के साथ भी होता है ना। तो ये नॉर्मल प्रक्रिया का हिस्सा, ये सबके अंदर होता है। लेकिन आज आपने अपने घर परिवेश आसपास में देखा है कि बच्चे उतनी मुश्किल से स्कूल नहीं जाते जितने उस समय जाते। क्यों? अपने स्कूल में था क्या, जाओ और पढ़ो। आज सरकारी स्कूल में भी बहुत क्रिएटिव एक्टिविटीज करवाई जाती है, और प्राइवेट स्कूल के तो खैर हर दिन में बच्चे को शेड्यूल पता होता है कि आज झूले झुलाएंगे, आज संगीत का पीरियड आएगा, आज जल्दी छुट्टी हो जाएगी, आज ये होगा, आज वो होगा। तो उनको पता है कि यार थोड़ा बहुत दुख तो है, बाकी तो आनंद है ही है।
तो ठहराव, देखो गवर्नमेंट स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं होती है या प्राइवेट स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है, इस थॉट प्रोसेस के पीछे बहुत सारे कारण रहे हैं, बहुत सारे कारण रहे हैं। कारण नंबर 1, गवर्नमेंट स्कूल ने एक दौर में रिजल्ट नहीं दिए थे, प्राइवेट स्कूल एक दौर में हमेशा हावी रहता था। आप 2015 तक देख लो उठा करके, लगभग प्राइवेट स्कूल का छोरा ही टॉप रहा है बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, है ना। 17-18 तक आते आते गवर्नमेंट की आंखें खुली है, और अब तुम आगे 10 सालों तक नहीं 20 सालों तक देख लेना, टॉपर या तो प्राइवेट और गवर्नमेंट का कमांड रहेगा, या लगभग गवर्नमेंट स्कूल का फर्स्ट रैंक पे आता है। और ये आएगा, शाश्वत सत्य है। क्यों आएगा, कैसे आएगा, वो बात की बात है, पर गवर्नमेंट स्कूल का छोरा टॉप करेगा। अगर मान लो बहुत ही ज्यादा पचो फेस हो जाए तो सेकंड रैंक पे तो आता है पक्का। तीसरी बात क्या होता है, गवर्नमेंट स्कूल में मूल्यांकन नहीं होता है। प्राइवेट स्कूल में क्या, प्राइवेट स्कूल में भी तो बच्चे खुद ही पढ़ते हैं, और गवर्नमेंट में भी क्या है, खुद ही पढ़ते हैं। लेकिन बच्चे यार, तुम उसको पढ़ने के लिए अगर मोटिवेट नहीं करोगे, उनको प्रेशराइज नहीं करोगे, उसको वातावरण नहीं दोगे, बच्चा क्यों पढ़ेगा। प्राइवेट स्कूल में क्या होता, 7 दिन में टेस्ट होता था, 15 दिन में टेस्ट होता था, महीने में टेस्ट होता था, और अपन गवर्नमेंट स्कूल वाले डायरेक्ट अर्धवार्षिक में हमला करते थे पूरा सिलेबस लेके। तो इतनी चीजें याद थोड़ी रहती है। तुम्हारे टेस्ट के क्या बेनिफिट्स है, टुकड़ों में चीजें याद होती है ना। तो ये सामान्य सी बात है। तो इन्होंने कहा सबसे पहले तो तुम ठहराव क्षमता बढ़ाओ, बाकी बातें बात की है। तो इन्होंने कहा क्या करना चाहिए, तो फ्रोबेल कहता है एक विद्यालय को तुम खेल विद्यालय में परिवर्तित कर दो, बच्चों को डेली स्कूल बुलाओ, स्कूल का आदी बनाओ, बच्चे को कभी यह पता नहीं चलना चाहिए तुझे पढ़ाया जा रहा है, उसको खेल खेल के माध्यम से पढ़ाओ। और खेल के 2 टाइप बताए थे इन्होंने, एक तो इंडोर गेम्स, एक आउटडोर गेम्स। उन्होंने कहा इंडोर गेम्स जितने भी हो तार्किक गेम होने चाहिए, जैसे पजल हो गई है, या कुछ ऐसे दृश्य हो गए जिसमें पहचानना है, कोई चित्र हो गए उनको पहचानना है, किसी को कैलकुलेशन सिखाना है, सारे क्रिएटिव गेम होने चाहिए, है ना। और आउटडोर गेम्स इसलिए अनिवार्य बताए कि चलो मानसिक विकास तो हो जाएगा, लेकिन अगर बच्चा बचपन में खेला नहीं, भागदौड़ नहीं की, तो उसमें अभिवृद्धि में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए आउटडोर गेम्स भी जरूरी है ना। शरीर की अभिवृद्धि को देखते हुए आउटडोर गेम्स पे भी इन्होंने बल दिया था। अब जैसे बात करूं तो अपने यहाँ खेल विद्यालय ना के बराबर स्थिति में, मतलब जोधपुर की बात कर रहा हूं। अपने क्या खेल विद्यालय का मतलब क्या है, उन्होंने क्या कर रखा है, 1-2 झूले लगा दिए लोहे वाले, एक वो घूमने वाली चक्री लगा दी, एक आध फिसल पट्टी है, 1-2 प्लास्टिक की बड़ी मछलियां रख दी ला करके, और 1-2 छोटी साइकिलें रख दी, चलाते रहो। इससे बच्चा सीख क्या रहा है, ये तो आउटडोर गेम्स के अंतर्गत आगे जब बच्चा गति करेगा, शरीर की गति होगी। तार्किक गेम क्या है ही नहीं, है ना। लेकिन जो ये बात मैंने कही, इसको दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखो। अगर मुझे ऐसा खेल विद्यालय डेवलप करना है, आउटडोर गेम चाहिए, इंडोर तकनीकी गेम चाहिए मुझे, जहां बच्चा सीखे, तो इसका मतलब मान के चलो एक तो लंबी चौड़ी भूमि की आवश्यकता पड़ेगी, जमीन तो चाहिए, आउटडोर गेम्स कहां करोगे। दूसरी बात, अगर इतने तकनीकी खिलौने होंगे, है ना, टेस्ट एक नहीं एक से ज्यादा करवा देंगे, लोड मत लो, हाँ, है ना, तो उस खेल विद्यालय में जितना खर्चा आएगा वो किससे लिया जाएगा, बच्चों से। तो एक बढ़िया खेल विद्यालय जो होता है ना, वो अपने क्षेत्रों में असफल है, या यूं कहूं भारतवर्ष में लगभग असफल है। क्यों, हम इतनी फीस नहीं कर, अफोर्ड ही नहीं करते। ऐसा नहीं है कि आपके पास मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे होते हुए भी अपनी आज भी मेंटेलिटी बहुत भयंकर है। जैसे मैं बात करूं जोधपुर में, तो जोधपुर में 2-3 अच्छे खेल विद्यालय है ना, या बहुत एलिट क्लास के स्कूल की बात करूं तो एक तो राजमाता स्कूल है ना, जहां पर जोधपुर के सबसे टॉप लेवल के फैमिली के बच्चे पढ़ते हैं। तो अपन राजमाता को अफोर्ड भी नहीं कर सकते, फीस के मामले में नहीं, अपन अदर एक्टिविटी में अफोर्ड नहीं कर सकते उसको। कोई राजमाता में आस पड़ोस से जाता तो उससे पूछना, अपन उसको सच में अफोर्ड, फीस का मामला ही नहीं, फीस तो एक बार ले ली, फिर क्या करोगे, फीस तो एक बार ले ली। अब वहां अगर बच्चे का जन्मदिन भी है ना तुम्हारे, तो मान के चलो कि 2-2.5 लाख में मामला बैठेगा, मनाना ही मनाना है। और पिकनिक के लिए अपने स्कूल वाले प्राइवेट वाले कहां ले जाते हैं, मंडोर गार्डन, मसूरिया पहाड़ी, या जोधपुर का किला, वहां जाते हैं फॉरेन ट्रिप पे। तो किस्सा खत्म,
ठीक है। एक खेल विद्यालय, इसको तो मैं खेल विद्यालय नहीं कहूंगा, ये तो राज परिवार से था, फिर वो एक ऐसी मेंटल लेवल बैठकर उस स्कूल को वैसे ही मेंटेन किया जाता है, तो वो ठीक है। एक बहुत ही इंटरनेशनल करके शिकारगढ़ में एक स्कूल पढ़ती है, वो एक परफेक्ट खेल विद्यालय है, क्योंकि उसका परिसर बहुत बड़ा है। ऐसे मैं आज से 3-3.5 साल पहले उसमें गया था, बोधी इंटरनेशनल, शिकारगढ़ रोड पे पड़ती है, जस्ट शिकारगढ़ मार्केट से बाहर की साइड में, पहले वहां मैं गया था, आज 3 साल पहले की बात बता रहा हूं। तो एक्चुअली क्या, वो मेरे गांव का रास्ता है उधर, तो अपने आदत होती है, उस समय मेरे गुड़िया का एडमिशन करवाना था, तो अपने आदत होती है, अपने को पता अपने यहां बच्चों को नहीं भेजना है, चेक तो करके आते हैं ना, देख के आते हैं क्या है। मैं गया, उस समय उसकी एडमिशन फीस थी 95,000 रुपए, स्कूल फीस नहीं, एडमिशन फीस। स्कूल फीस तो अलग है, खाली नाम लिखने की जगह नाम मंडाई दियो, तो उसके 95,000 ले रहे हैं। फिर वो चीजें कई सारी बता रही, ये फलाना टिकड़ा ऐसे वैसे, में ठीक है। तो हम उनको अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि अपने को पता है कि शुरुआती 1 साल में कुछ ही नहीं पढ़ाया जाता है। अपन उल्टे किस्म के हैं, शहरी लोगों को लगता है शुरुआत में बच्चे को क्रिएटिव बनाओ, अपन इसको उल्टा लेते हैं। अपने को लगता है कि शुरुआत में 1 साल ऐसी जगह भेजो बच्चे को, खाली उठना बैठना सीख जाए बस, क्योंकि कभी वो रोएगा, कभी ये करेगा, तो जितना घर के नजदीक हो, सस्ता स्कूल हो। अब तो प्राइवेट स्कूल वालों को ये बात समझ में आ गई, क्योंकि प्राइवेट स्कूल वाले भी तो है तो अपने बीच के। तो आप जोधपुर में कोई ढंग का स्कूल तो थोड़ा साफ सुथरा हो, कुछ व्यवस्थाएं ठीक हो, वहां तुम चले जाओ 30-35 हजार से नीचे कोई स्कूल ही नहीं है। उनको समझ में आ गई कि 1 साल शुरुआती जो हमें दे रहे हैं ना, ये इसीलिए देते बच्चा आना जाना सीखे। एक सी रोड पे कोई स्कूल है पावटा में, प्रिंस वगैरह ऐसा कुछ नाम है शायद स्कूल, मुझे अच्छे से याद नहीं है, खाली गर्ल्स की स्कूल है, वहां पूरा उल्टा क्रम है। हो सकता है मे भी प्रिंस हो या नहीं हो, मुझे कंफर्म नाम याद नहीं, वहां उल्टा क्रम है। वहां 12वीं में बच्चा आएगा तब उसकी फीस हो जाएगी साल की 62,000 या शायद 52,000 ऐसी कुछ बताई थी, 12वीं में आते आते। और उसका तुम एडमिशन करवाओगे तब तकरीबन 1.25 लाख फीस है। हर साल फीस घटती है, यह भी एक लुभावना तरीका है, कि बच्चा बड़ा होता हो तो जैसे घट क्या रही हो, तो पहले ही ले रहा है ना तुमसे पैसे, नहीं तो 12 साल बाद लेगा, नहीं तो अब ले रहा है, तो अपने को उल्टा नुकसान है इस चीज का। तो ये खेल विद्यालय जो है ना, अपने यहां सफल नहीं होते। एक नीरजा मोदी करके स्कूल है जोधपुर में, नीरजा मोदी नेशनल इंटरनेशनल लेवल का एजुकेशनल ब्रांड है, तो दिमाग से बाहर है अपने, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, तो इसलिए ये इसका दोष भी है, क्योंकि ये विधि बहुत महंगी है। और अपने गांव में पता चल जाए कि 1 लाख रुपए तो नाम लिखाने के दे दिए, 1 लाख रुपए पढ़ने की फीस दे दी, और फिर थैला और नहीं ले जाता है? हाँ, तो जब ये पता चल जाए ना, अब गांव में ये बोलना पड़ता है कि डोनेशन लिया था। अब डोनेशन का मतलब क्या है? नाम लिखने के तो पैसे लिए उन्होंने, अपने से और क्या लिया है? अब डोनेशन क्या होता है वो उनको नहीं समझा सकते। तो ऐसे क्या पढ़ाते हैं? पढ़ाते क्या 1 साल तो थैला ही नहीं मंगाते हैं, तो क्या फिर माता पढ़ाते हैं? हाँ, तो नहीं पढ़ाते, क्या कर सकते तुम, ऐसी ही चलेगी चीजें। तो ये विधि महंगी है, ये ध्यान रखना, ये इसका दोष है। हाँ, इसमें एक और बात बताता हूं, इस प्रणाली में इस प्रणाली में 12 एकड़ भूमि व अत्याधुनिक तकनीक के खिलौने आवश्यक होते हैं। ठीक है, अगली बात, इसमें महिला शिक्षक को उत्तम माना जाता है। क्यों भाई, ऐसा क्या कारण है बताओ?
प्रारंभिक 1 वर्ष खेल विद्यालय में अधिकतम आयु प्रवेश की 8 वर्ष। ये 2 सवाल है तुम्हारे लिए, बताओ। एक तो अधिकतम आयु 8 वर्ष, ये कथन तुमसे क्या कह रहा है, और दूसरा बताओ इसमें महिला शिक्षक उत्तम कैसे हुई, बताओ। हाँ, शादीराम तो आया नहीं आज, बताओ कोई पता। मुंगेरी लाल भाई, तो मतलब पुरुष नहीं करते कुल मिला के, ये कह रहा है? तो यही कहना चाहता है। बता। ऐसा मानना है कि महिला शिक्षक बहुत छोटे बच्चों के साथ ज्यादा बताओ, पता नहीं है, बता। अच्छा, शिक्षा मंत्री वाला बयान दे रहा, तो सीधी सी बात है, एक छोटा बच्चा घर में होता है, जैसे आपका भांजा भतीजा बेटा बेटी कोई भी है, वो रोता है ना, तो उसको कभी भी घर में उसका चाचा, उसका मामा या उसका पापा कभी चुप नहीं करवा सकता। ये स्टाम्प पे लिखा के ले लो। घर की महिला उसे शांत करवाती है। पुरुष एक छोटे बच्चे के साथ तब तक ही खेलता है जब तक वो अच्छे मूड में है। रोते ही सीधा छोड़ देगा उसको उसी स्थिति, अच्छा मम्मी के पास जाना है, हाँ ठीक है फ्री है। ये ध्यान रखना, क्योंकि ईश्वर ने पुरुष में सब कुछ दिया, पर सबसे कम चीज दी धैर्य, वो भी खाली संवेगात्मक बुद्धि के समय, इमोशन में धैर्य नहीं उसमें। ये ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि इमोशन जैसी चीज पुरुष में होती ही नहीं है, ये ध्यान रखना है, ना के बराबर स्थिति में। और अब कई बार होता है तो क्या इमोशन लेस होता है, पुरुष होता ही नहीं है, तो फिर सवाल ही नहीं उठता है। इमोशन सच में नहीं होते हैं, तो कई बार लगता है होते नहीं, तो वो रोता क्यों, फलान टिकड़ा। अरे भाई, परिस्थितियों में चीजें होती है। बाकी मैंने तुम्हें एक दिन बहुत सामान्य एग्जाम्पल से मैंने तुम्हें समझाया था कि पुरुष जो होता है ना, वो भावात्मक रूप से कितना मजबूत होता है ना। तो इसलिए, और बाकी अगर तुम एग्जाम्पल देख रहे हैं तो तुम सोशल मीडिया पे वीडियोस देखते हो, आप देखो महिला शिक्षक क्यों उत्तम है। पुरुष जो मास्टर है, उनके बच्चों के साथ वीडियो आ रहे हैं, कभी लाते मार रहे हैं, कभी घूंसे मार रहे हैं, मुर्गा बना के मार रहे हैं। और मैडमों के वीडियो कितने प्यारे आते हैं बच्चों के साथ में, बहुत केयरफुली उससे बात कर रही है। कोई मारते मोरते आया कि मैडम मार रही है, कभी नहीं आता। आज याद आता है किसी को मैडम ठोकती थी क्लास के अंदर? कोई एक आध तुम्हारे जैसे खोडली रही होगी तो अलग बात है, बाकी नहीं मारते बच्चों को लेकर के, है ना। बाकी ये सामान्य बात है जो मैंने बता दी आपको, जो इसका दोष है क्या, यह प्रणाली खर्चीली होती है, क्योंकि इसके 2 कारण हैं। एक तो क्या होता है कि अगर तुम इसको शहरी क्षेत्रों में सफल बनाना चाहो या सफल बना दो, तब तो ये विधि तुम्हारे काम की है, ठीक है। क्यों? क्योंकि शहर वाले पागल होते हैं, पैसे दे सकते हैं, सीधी बात बता रहा हूं। दूसरी बात, तुम शहर में 12 एकड़ भूमि कहां से लाओगे? इसलिए तुम्हें ग्रामीण इलाकों को टारगेट करना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी बोध इंटरनेशनल की बात की, तो शिकारगढ़ तो अब मार्केट बनाया। अब का मतलब मैंने मेरी आंखों के सामने फलता फूलता देखा इसको, तो कुछ ही नहीं था वहां, खाली आर्मी वालों के ये कैंट बना हुआ होता था पहले, है ना। जहां जब यहां से बस आया करती थी गांव की मेरे, तब मुझे अच्छे से याद है, कुछ ही नहीं था, ये आर्मी का कैंट था। एक डेयरी हुआ करती थी, 1-2 दुकानें इधर, वो मेडिकल वाली ये था, बाकी कोई लेना देना नहीं था।
आज रातानाडा और उसके बीच में अगर कुछ है तो सिर्फ एक आर्मी का कैंट है, उसको हटा दो तो मार्केट पूरा टच हो रखा है। आर्मी नहीं है तो मार्केट पूरा आज तक ठेठ रातानाडा तक आ जाता। तो यहां जब स्कूल बनाई गई तो ग्रामीण इलाका था। शिकारगढ़ तो कल परसों जो आज से 10 साल पहले जेडीयू अप्रूवल में आया था, बाकी यहां तो सरपंचों के चुनाव होते थे तो गांव में आते थे सारे, तो ग्रामीण इलाका पड़ता था, है ना। तो वहां इन चीजों को लेके लगाया गया। उससे आगे आप जाओगे कि स्कूल और आती है विद्या आश्रम, वो भी एक तरह का खेल विद्यालय टाइप ही बनाया गया, लेकिन मोदी जितना सफल नहीं है। वो प्रॉपर गांव में पड़ता है, तो वहां जमीनें हैं, ऐसी चीजें। अब तुम जाओ सरदारपुरा में खेल विद्यालय बना दो, कहां बनाओगे? संभव नहीं है। और चलो ठीक है, कोई 4 प्लॉट लेकर के किसी ने बना भी दिया तो आप मान के चलो उसकी फीस होगी 2 से 3 लाख रुपए। अपने ये लगता है कि पैसे घर से लगा रहे ना भाई, अपन कपड़ों की दुकान पे जाते तो खाली कपड़े के पैसे थोड़ी लेता अपने से, वो लाइट का बिल लेता है, वहां वो कर्मचारियों की तनख्वाह अपने से लेता है। अगर तुम एक कमीज 2000 में ला रहे हो तो उसकी वास्तविक कीमत मैन्युफैक्चरिंग उसको दुकान तक लाने की कीमत 2000 नहीं थी, वो 1000-1200 में आ गया था उसके दुकान में। अगर वो सड़क पे खड़ा होकर तुम्हें बेचता, तुम उसको खरीदते ना, वो तुम्हें 1200 में दे देता। लेकिन 2000 में इसलिए दे रहा है क्योंकि तुम्हें सड़क पर खड़ा होकर कमीज नहीं दे रहा है। ये ध्यान रखना है ना। तो ये छोटी सी प्रणाली है, याद रखिएगा। इसको शिशुवाड़ी भी कह सकते हैं, ये ध्यान रखना है। आंगनवाड़ी बोलते हो, शिशुबाड़ी, बालवाड़ी, बाड़ी और वाड़ी में कोई अंतर नहीं है, बाड़ी भी लिख सकते हो, क्योंकि वाह बा तत्सम तद्भव का फर्क है और कुछ ही नहीं। शिशु बाड़ी मतलब शिशुओं का बाड़ा, तो बाड़ा शब्द तो थोड़ा गंदा हो जाता है, बाड़ा मन आबद्ध करके अंदर छोड़ देना बच्चों को, ये ध्यान रखना है। इसीलिए मैंने शायद कल ही तुम्हें कहा था, सबसे बढ़िया बिजनेस है, बढ़िया 4 कमरे हो, कांच के दरवाजे हो, बढ़िया एसी लगी हो, एक बढ़िया ऐसी 2 टीवी लगा दो, इसमें खेल दिखने चाहिए। प्रॉपर ऑफिस में एक इंग्लिश बोलने वाली कोई महिला बैठ जाए, क्योंकि भारत में अंग्रेजी बोलना आज भी बहुत भारी काम माना जाता है ना। आप कभी चाहो गांव का आदमी आ जाए, गांव का मतलब वो शहर में रह रहा, जोधपुर में शहर का, जोधपुर गांव ही है, उसके सामने तुम फराटेदार इंग्लिश बोलो तो क्या कहें, वहां तो मास्टर इंग्लिश में ही बात करते हैं, हिंदी में बात ही इसको नहीं करे, तब लगता नहीं। 2 महीने बाद में अपना टाबर भी दे दनादन इंग्लिश बोलेगा, 2 महीने बाद वो मैड में मारवाड़ी बोलती है। फिर अपने वाले है ही इतने खतरनाक टिंगर, उनको मारवाड़ी सिखा देते, क्यों? पहले से आती है उनको। बड़े बच्चों के लिए बहुत सारी मेहनत होती है, इनको तो खाली बस रखवाली करनी है, इनके और कुछ ही नहीं करना है। हाँ, दल शिक्षण पढ़ा दिया था कल। अब सुनो, एक प्रणाली लिखाता हूं तुम्हें, जिसको कहते हैं अपन आगमन विधि। चलो, कोर्स करवा दूंगा आज तो पूरा मेथड्स। क्या क्यों? मेरा अभी कोई फिक्स ही नहीं है भाई, काम उसके हैं और मेरे जाने की फिलहाल इच्छा नहीं है। नहीं, मैं रात तो कोई किताब दे के गया था, तो मैं उसको बुक को पढ़ रहा था अभी भी, बाकी नहीं, रात कपड़े नहीं धोए। बाजिया जी क्या अभी लुगाई के लहंगे वेंगे सब साथ लाए यहाँ तो रात को कोई बात नहीं, पर एक्चुअली उनके पास गलत रिपोर्ट थी। कपड़े मैंने पहले धो लिए, रात तो प्रेस होके आए थे, प्रेस मैं नहीं करता हूँ, धो लेता हूँ अलग बात है, वो शायद वो याद रह गया हूँ उनको। बेटा 8 बजे तक तो मैं कॉम्प्लेक्स था।
तो धोने ही पड़ते हैं ना बेटा। हाँ तो धोने पड़ते हैं, इसमें क्या है। पर इसमें ऐसे थोड़ी कोई लुगाई से डरता वरता हूं, मेरी इच्छा जो वो करूं, है ना। अब देखो भरत जी के क्या है कि भरत जी को ज्यादा चीजें माननी पड़ती। मैं मम्मी को शिकायत कर सकता हूं, भरत जी के प्रेम विवाद हो, किसको शिकायत करेंगे बताओ। भाई माँ बाप ने उस समय भी कहा है कि तू जाने तेरा काम जाने। मैं तो अभी कुछ ऊपर नीचे हो तो घर पे फोन कर सकता हूं ना, तुम लाए हो। भरत जी तो धोबी के कुत्ते वाली स्थिति में। और दूसरी बात, इस गली में भरत जी का घर है, अगली गली में भरत जी का ससुराल है। जोर से बोले तो चिल्लाए तो सुनाई और दे। उससे दुखी कोई आदमी नहीं, इसलिए कभी देखो हमेशा खुश रहता है। हाँ पिटाई नहीं हुई थी, रेलिंग होती है अपने बाहर बालकोनी में, रात भर यूं सुखाया हुआ था, इसको टांगा हुआ था घर में। बाकी कल मैं वो उपन्यास पढ़ रहा था, सामने वाली दीवार में एक खिड़की रहती है। समय और दिमाग जब पैदा करे ना ऐसी उपज, तो पढ़ना है इसको। तो अभी मैंने तो हालांकि आधा पढ़ा, 100 और कुछ 92 पेज पढ़े हैं, है ना, लगभग 350 पेज का है। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ उपन्यास को, पर भाषा थोड़ी क्लिष्ट है और समझने के लिए मानसिक योग्यता बहुत अच्छे लेवल की चाहिए, तब जाके समझ में आएगा। क्या तुम्हारे सामने वाली खिड़की में चांद का टुकड़ा रहता है, वहां सामने वाली जो दीवार है ना, वहां एक खिड़की रहती है, तो इस एक पूरी खिड़की पे ही चलता सब कुछ लेके। कभी पढ़ना समय मिले तो। मुझे तो कल किसी ने दी थी तब पढ़ रहा हूं, सुनो। व्याकरण शिक्षण की विधि। और मेरे नई जयपुर जाने का कारण यही है, मैं चाहता हूं उसको पढ़ लूं। किताबें 2 दी थी किसी ने, एक तो दी वो तो है 1280 पेज का, तो मामला बैठेगा नहीं। इसका मूड है कि आज का आज निपटा दूं मैं। खैर तुम नौकरी लग जाओगे तब बताऊंगा, किताबें पढ़ना जरूर तुम। सबसे पहली बात सुनो, व्याकरण शिक्षण की विधि। यहां बहुत सारे सवाल है जो क्लियर कर लो। व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी होती है? इसको तुम प्राथमिक स्तर पर भी काम ले सकते हो, उच्च प्राथमिक पर दोनों में से बढ़िया होता है उच्च प्राथमिक स्तर पर इसको काम में लेना। अब अगर एग्जाम में तुम्हें यह सवाल पूछे कि भाषा शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी होती है, तो क्या आंसर होगा बताओ। इसमें ध्यान रखना, ये नहीं कह रहा हूं प्राथमिक स्तर पर काम नहीं आएगी, पर उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चे की मानसिक योग्यता थोड़ी स्टेबल हो जाती है तो और बढ़िया होता है। क्यों होता है उसका कारण आगे लिखाऊंगा। अब सुनो, अगर कभी किसी एग्जाम में यह सवाल पूछ लेना कि बेटा बता भाषा शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, ना डरना है ना रुकना है, धड़ाक से लेके उत्तर देना है, और जो बता रहा हूं वो उत्तर देना है। शायद काफी बच्चों के लिए शॉकिंग आंसर हो सकता है कि अच्छा ऐसा हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, ये कहां से नई चीज लेके आ गए। तो सुनो, खत्म खेल, याद रह जाएगा। भाषा शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है आगमन निगमन। समझे क्या कह रहा हूं? इन दोनों को समन्वित रूप से जब तुम काम में लोगे ना, उस रूप को हमेशा श्रेष्ठ माना जाता है। दोनों को साथ में लेके, अगर मैं तुम्हें गणित पढ़ा रहा हूं, मान लो गणित की पेडागोजी, तो मैं वहां तुम्हें आगमन निगमन नहीं लिखाऊंगा, मैं लिखाऊंगा लिखो विश्लेषण विधि, क्योंकि विश्लेषण विधि आगमन निगमन का समन्वित स्वरूप है, मिला जुला। तो ये सवाल 2017-18 रिट में आया था कि भाषा शिक्षण की सर्वोत्तम विधि आगमन निगमन और संश्लेषण विधि। राइट आंसर क्या था? आगमन निगमन। क्यों है? जब दोनों पढ़ोगे तब चीजें समझ में आराम से लेके आएगी। तो सुनो, उच्च प्राथमिक स्तर पर श्रेष्ठ विधि। अच्छा, आगमन कहते किसे बताऊं? बोलो।
हाँ, जो तुम गीत गा रहे हो ना बेटा, वो सूत्र है। आगमन की परिभाषा ये होती है। क्या लिखा कि बहुत सी व्यक्तिगत घटनाओं के कारण और परिणाम को जोड़ना क्या कहलाता है? आगमन कहलाता है। बात करेंगे ना निगमन, इसके बाद पढ़ाएंगे। नहीं, साथ में पढ़ाई बिना तो पढ़ाई नहीं जाएगी ना। पहले अभी आगमन सीखो, फिर मैं तुम्हें निगमन इसके साथ जोड़ूंगा कि देखो ये चीजें तो चल रही आगमन में और ये चीजें चल रही क्या? निगमन में। पता बच्चों के दिमाग में एक माइंडसेट बैठा हुआ है क्या कि आगमन निगमन के बिल्कुल क्या है? उल्टी है। उल्टी नहीं है। आगमन निगमन एक दूसरे की पूरक प्रणाली है, यह भी ध्यान रखना है। मैं यहां लिख देता हूं इसको थोड़ा छोटे रूप में दे करके, यह भी याद रख लेना। आगमन निगमन शिक्षण में श्रेष्ठ। और दूसरी बात बता दूं, आगमन निगमन पूरक प्रणाली है। पूरक प्रणाली समझ रहे हो? एक दूसरे की कमियों को पूरा करते हैं। ये जो पढ़ाते हैं ना कि एक दूसरे के विपरीत विधि है ना, अब इसके पीछे कारण क्या हुआ पता? केवल एक ही चीज है जिसकी वजह से तुमने इसको रट लिया, सूत्र। इसके सूत्र ऐसे चलते हैं, इसके सूत्र ऐसे चलते हैं। अरे तो भाई वो कह रहा है कि अगर कोई बालक ज्ञात से अज्ञात नहीं सीख पा रहा है तो उसे अज्ञात से ज्ञात सिखा दो, कहां दिक्कत है? तो इसका मतलब ज्ञात से अज्ञात सूत्र से जो कमी रही वो अज्ञात से ज्ञात सूत्र से पूरी कर दी। इसका मतलब एक दूसरे की क्या हो रही है? पूरक हो रही, कमियों को पूरा करती है। ये ध्यान रखिएगा। अब सुनो, आपने लिखा कि बहुत सी व्यक्तिगत घटनाओं के कारण और परिणाम को जोड़ना आगमन कहलाता। बहुत तसल्ली से इस परिभाषा को व्यवस्थित सिखाऊंगा, उससे पहले इसके बारे में कुछ और बातें सुनो। यह विधि बाल केंद्रित तथा करके सीखना सिद्धांत पर आधारित है। समझ गए बात को? मतलब मनोवैज्ञानिक विधि है, ध्यान रखिएगा। इसमें ज्ञान की खोज बालक स्वयं करता है। अध्यापक की भूमिका गौण होती है। सीखा हुआ ज्ञान स्थायी होता है। अब आपको सारी चीज जीरो से सिखा रहा हूं। दो बातें क्लियर है। अब आपने क्या लिखा? बहुत सी व्यक्तिगत घटनाओं के कारण और परिणामों को जोड़ना क्या कहलाता है? आगमन। जबकि जब मैंने तुमसे आगमन की बात पूछी तो तुम लोगों ने क्या कहा कि उदाहरण से नियम की ओर। तो सुनो, मैं आपकी बात को वापस मेरे कथन से जोड़ूंगा। इस प्रणाली में शिक्षक एक
उदाहरण प्रस्तुत करता है, उदाहरण प्रस्तुत करता है, बालक उसको आधार बनाते हुए नए ज्ञान की खोज में लग जाता है। आपने यही कहा था कि भाई टीचर एक एग्जाम्पल देता है और उदाहरण से नियम की ओर चल लिया। ये एक डर रहा है रटा हुआ, हमने आगमन को सीखा नहीं है ना। अभी इस परिभाषा की बात करूं तो जो बच्चा पहली बार मेरी क्लास में बैठता है, मैंने 99% कंडीशन देखी है, 99 क्या मैं 100 भी कह सकता हूं इस चीज को, इस परिभाषा पे कोई बात ही नहीं करता है। उसके फिक्स रटा हुआ आगमन उदाहरण से नियम की ओर, निगमन नियम से उदाहरण की ओर। जबकि तुम इसको रटते भी हो, इसके सूत्र रटते हो, इसके पद रटते हो, जबकि मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, इसको एक बार समझ लो ना तो तुम्हें कुछ ही रटने की जरूरत नहीं है। आपने कहा उदाहरण से नियम की ओर, ठीक है। मैंने आपको कहा कि बेटा लिख एक शब्द, क्या लिखा? विद्यालय लिखा, ठीक है। विद्यालय लिख के मैंने तुमसे क्या कहा कि इसमें दीर्घ स्वर संधि है, राइट। आपको मैंने कहा, आपने सुना, मैंने कोई नियम नहीं बताया, मैंने कुछ ही नहीं बताया, खाली कहा तुम्हें कि इसमें दीर्घ स्वर संधि है। ईमानदारी से बताओ, क्या मेरी इस जानकारी से बच्चा संतुष्ट होगा या इस बात को एक्सेप्ट कर लेगा? क्या उसको कोई तो कारण चाहिए ना कि दीर्घ संधि है सर, ठीक है, लेकिन हुआ कैसे, क्यों है दीर्घ संधि है? क्या कारण है कि इसमें आप दीर्घ संधि बता रहे हो? और चलो सर आपको तो आता है दीर्घ संधि है, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि इसमें दीर्घ संधि है या? और विद्यालय आएगा ये किसने कहा? शब्द दूसरा भी तो आ सकता है, कारावास आ गया तो फिर प्राप्तांक आ गया, क्वथनांक आ गया, ऐसा मतलब इवन कुछ भी दूसरा शब्द भी तो आ सकता है, जिससे हम कैसे पता करेंगे कि इसमें दीर्घ संधि है या नहीं है। तब आपको शिक्षक एक बहुत छोटी सी सलाह देता है कि बेटा देख, इस शब्द में जो आपको लक्षण दिखाई दे रहे हैं आ की मात्रा वाले, इसकी वजह से इसमें दीर्घ संधि है। फिर भी बच्चा इस बात को तो नहीं स्वीकार करेगा ना, तो उसका टीचर से एक एक्सक्यूज रहता है कि कैसे बताओ? बोला तू खोज ले, खुद देख ले। फिर बच्चा क्या करेगा, जैसे विद्यालय शब्द लिखा है ना, वैसे ही वो उदाहरण एकत्र करेगा, खूब सारे किताब में खोजेगा, और खोजते खोजते जब वो बहुत सारे उदाहरण मिलाता है, देखो सुनना ध्यान से, इसमें दीर्घ संधि है, ये बालक को पता थी कि नहीं थी? पता था ना कि इसमें दीर्घ संधि है, यानी कि बालक के पास में क्या आ रखा था पहले से? बालक के पास में क्या था? परिणाम तो था ना कि इसमें दीर्घ संधि है, लेकिन बालक क्या खोज रहा था? बालक क्या खोज रहा था? क्यों या कैसे? यानी किसकी खोज में लगा? कारण की। दीर्घ संधि है, उसके पास परिणाम था, लेकिन उसको पता क्या नहीं थे? इसके कारण पता नहीं थे। अब वो कारण की खोज में लगा, और जब वो बहुत सारे एग्जाम्पल मिलाता है तब उसको परिणाम अनुकूल प्राप्त होते हैं कि हाँ ऐसे यौगिक शब्दों में दीर्घ संधि होती है। तो परिणाम तो था उसके पास में, अब उसने किसकी खोज की? कारण की खोज की। अब दोनों आपस में क्या करके कारण और परिणाम मिले, इस मिले हुए रूप को हमने क्या नाम दिया? तो यही तो आगमन है भाई। मैंने यही तो परिभाषा में तुम्हें लिखाया कि कारण और परिणामों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आगमन कहलाती है। ये अच्छे से लेकर के याद रखना है। तो एक छोटी सी बात बताता हूं, आपके पड़ोस में किसी की हत्या हो जाए, क्या हो जाती है? हत्या हो जाती है, ठीक है। अब पुलिस आई, पुलिस उस गुत्थी को किस विधि से सुलझाएगी? हत्या हो गई, इज दैट क्लियर? पक्का? रिजल्ट तो आ गया ना कि भी मार तो दिया है किसी ने, कारणों का पता लगाएगा तो कौन सा प्रोसेस काम करेगा? आगमन। ये सवाल आया हुआ सीटेट के अंदर। अब सामान्य विद्यार्थी सोचता और नहीं है कि व्याकरण शिक्षण की विधि हत्या में कहां काम आएगी।
अरे भाई सवाल कहीं से पूछ सकता है ना वो, ये ध्यान रखिएगा, सवाल कैसे भी बनाया जा सकता है ये याद रखिएगा। तो सुनो अगली बात इसकी, आगमन विधि के दो रूप होते हैं। वैसे हिंदी में संभव नहीं है पर लिखाते जरूर हैं। संभव क्यों नहीं है, नाम से पता चल जाएगा। प्रयोगात्मक बताऊं, समझ में आ गया हिंदी में क्यों नहीं चलते हैं? हिंदी में प्रैक्टिकल होता है क्या? अरे हिंदी में प्रयोग होते हैं क्या? फैक्चुअल चीजें, व्याकरण याद करना पड़ेगा, है ना। और अंक संख्याएं कहां होती है हिंदी में, लेकिन प्रकार होते हैं आगमन के। क्यों? क्योंकि गणित, विज्ञान, सामाजिक, भूगोल ऐसे विषयों में भी आगमन यही पढ़ाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। आगमन के पद कौन कौन से होते हैं? तो देखो, सबसे पहले शिक्षक बालक को क्या देता है? उदाहरण देता है, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल दिया तुम्हें, तो एग्जाम्पल देते स्वीकार करोगे कि उसका विश्लेषण करोगे? विश्लेषण करेंगे। तो उदाहरण देते ही आपने उसका क्या किया? विश्लेषण, ठीक है, यह किया आपने विश्लेषण। आप जब बहुत सारे उदाहरण मिलाओगे, उनका विश्लेषण करोगे, तो आपके दिमाग में एक चीज बैठी, ऐसा करने पर ऐसा होता है, और उस होता को जो नाम दिया गया था वो नाम दिया गया क्या? अवधारणा, या इसको कह सकते हैं नियम का निर्माण। और उसके बाद में चौथी बात, तुम उस नियम को घर पे रखोगे कि कोई काम में भी लोगे? आप उसका क्या करोगे? सत्यापन या परीक्षण। जीरो से समझो चारों पदों को। सबसे पहले मैंने तुम्हें एक शब्द दिया विद्यालय, मैंने कहा बेटा इसमें दीर्घ स्वर संधि होती है और आ की मात्रा से। तब आपने वैसे ही शब्द खूब सारे खोजे, खोजने के बाद में परिणाम आपकी मनो अनुकूलता की उसके अनुसार आए, जैसे चाह रहे थे वैसे परिणाम आए। परिणाम आते ही अपने दिमाग में क्या बैठ गई? एक अवधारणा, नियम हो गए कि ऐसा करने पर ऐसा होता है। भाई जैसे ये टेबल है अपनी, इसके साथ एक समस्या रही है कि सर ये हिलती है टेबल, राइट। अब एक दिन हिली टेबल, इसके नीचे आपने कागज का टुकड़ा दे दिया, दूसरे दिन टेबल हिल रही है, तो दिमाग को सीधा क्या आता है? कागज का टुकड़ा देने से टेबल हिलना बंद हो जाएगी। मतलब अपने दिमाग में क्या बैठ गई? अवधारणा, ठीक है। और अवधारणा का मतलब आपने क्या बना लिया? नियम बना लिया। और नियम को तुम काम में लोगे कहीं पे, अपन बस सुरक्षित रख लेंगे अपने पास, काम में लेंगे, तो उसको क्या कह सकते हैं? सत्यापन या परीक्षण। अच्छा, एक सवाल यहां पर जो मेरी खुद की क्यूरियोसिटी है, जो मैंने बनाया है, क्वेश्चन में हर कक्षा में पूछता हूं, अभी तक एग्जाम में नहीं बनाया। एक बालक आगमन विधि से किसी समस्या को हल करता है, एक समस्या उत्पन्न हुई, वो आगमन से हल करता है, फिर उसके वही समस्या वापस एक अरसे बाद, एक लंबे समय बाद फिर से होती है, तो बालक आगमन से उसको हल करेगा, तो उसमें पहला पद कौन सा रहेगा ये बताओ। यहां तो पहला पद उदाहरण है, लेकिन तुम्हारे सेम ही समस्या वापस उत्पन्न हो जाए, कहां से शुरुआत करोगे? नियम से। शाबाश। क्योंकि आपको पता है कि ऐसा जब हुआ था, जैसे उदाहरण के तौर पे बताऊं, पंखा इसका परफेक्ट एग्जांपल है, जो तुम्हारे रूम में लगा है। घर वाले पंखे में ऐसी समस्या नहीं आती, रूम वालों में आती है ऐसी। सर्दियां आएगी अभी, तो पंखे शांत हो जाएंगे, धूल जम जाएगी, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि एक रूम में रहने वाला लड़का, खासकर लड़कों की बात कर रहा हूं, सर्दियों में ये उसके 10 बाई 15 का कमरा है, इस कॉर्नर में इसके बिस्तर किए हुए, यहां बच्चे एकांत में सोते, लड़के से नहीं बीच में लाके सोएंगे ना, यहां क्यों? बार बार इधर उधर नहीं करना पड़ता है। यहां इसके खाने वाने का सिस्टम कर रखा है, ये दरवाजा इसके, ठीक है। अब क्या करेगा? और पंखा लगा यहां बीच में लगेगा पंखा। सर्दियों में
90% जो बच्चे होते हैं जो साल भर बाहर रह चुके होते हैं वो तो बिस्तर नहीं समेटते हैं। ये लड़कों की खासियत है, और हो सकता है तुम भी इन्हीं लखनऊ की हो, क्योंकि कंफर्म पता नहीं है। हाँ सही है ना, और मैं भी तो रहा हूं, मुझे पता है ना। तो सर्दियों में मजाक नहीं, सीरियस बता रहा हूं, ये कंबल को ऐसे ही रखते हैं। कंबल तो अब आइए, ये ब्लैंकेट जो अपन ओढ़ते हैं ना, इसका ट्रेंड तो अभी साल 2-4 साल में आया है। पहले अपने वो मेहंदी कलर वाली रजाई होती थी घर में, है ना, वो जो कभी घर पे मेहमान आते थे तब उनको देते थे। अपने बचपन में तो बहुत बुरे गुजरी है भाई, घासिए कहां थे सोने को। हाँ, वो अपने गूदड़ा बनाया हुआ घासिए पे सोने का अवसर कब मिलता था, घर पे कोई मेहमान आया हुआ होता था ना, तो वो मेहमान बेचारा क्या जल्दी उठ जाता था, तब उसमें अपन घुसते थे धड़ाधड़। तब भी कोई ना कोई घर में से बहन मम्मी कोई आई जाती थी, हट, हाँ खराब हुए, सफेद घासिया होता था। तो आज अलग चीज है ना, आज बच्चे अलग तरह से जी रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, ये अपनी मांद को ऐसे ही रखते हैं, शेर गुफा से निकलता है शेर गुफा में घुस जाता है। लड़के ऐसे कह रहे आलसी, आलसी नहीं है, वो समय बचाते हैं। और सर्दियों में इतनी सफाई रखते हैं, बिस्तर से यूं लगता है ये पाकिस्तान बॉर्डर पड़ रहा है। तो उस समय आप ये उम्मीद करो कि पंखे साफ करेंगे, हाथ ही नहीं लगाते। अब पंखा क्या हुआ, गर्मी आई, अब पंखा चल रहा है, चू चा आवाज आ रही है, तो अपन ने क्या किया, कहीं से ऑयल का जुगाड़ किया, डाला, आवाज बंद हो गई। अगली गर्मियां फिर आ जाए, फिर वो चूचा की आवाज कर रहा है, तो तुम उदाहरण से नियम की तौर पर जाओगे, तुम्हारे पास पहले से पता है कि चूचा करते ही तेल पिला दो इसको, खत्म खेल। तो कोई समस्या उत्पन्न होती है ना, वही समस्या अगर वापस उत्पन्न हो तो उसको आगमन विधि से सॉल्व करते हुए भी उसको निगमन से माना जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी शुरुआत नियम से होती है। आगमन विधि से किसी समस्या को हल किया गया, वापस उसी समस्या का आना किस विधि से हल होगा? निगमन से, क्योंकि हम नियम से शुरू करेंगे। नियम है आपके पास में भाई, जैसे एक दरवाजा है इसी रूम का, सड़क पे खुलता है, कल ही नया लगाया था प्लाई, उसपे सलमाइक नहीं लगाई हुई है, रात को खूब पानी बरसा, प्लाई में पानी घुस गया, रात भर पानी पिया उसने। अब रात भर पानी पिया तो जैसे सूर्योदय हुआ, कड़ाके की धूप निकली, धूप निकली, पानी प्लाई के पिया हुआ था, फूल गई। अब ये दरवाजा जो खुलता है ये सड़क पे खुलता है, इसलिए रात को दरवाजा बंद करना भी जरूरी है, नहीं तो कुत्ते मुंह चाट के चले जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। अब रात को जब तुम दरवाजा बंद करने गए, दरवाजा बंद होगा क्या? नहीं होगा, फूला, सीधी सी बात है। धक्का मुक्की की, माता पोड़ी की, बंद नहीं हुआ। लास्ट में दुखी होकर के लात मारी, मतलब दुखी होकर के, बड़ंदो इसको छोड़ो, लात मारते दरवाजा बंद हो गया, कुंडी लगाई, सो गई। अगले दिन आपको दरवाजा बंद करना, क्या करोगे? सीधी लात मारते हैं, क्योंकि पता है कि लातों के देवे। इसको कहते हैं एक समस्या का उसी तरह से वापस दूसरी बार आती है ना, हल करते हैं, तब निगमन काम करती है, ये ध्यान रखना है। तो सूत्र की बात करूं तो सुनो, ज्ञात से अज्ञात, विशिष्ट से सामान्य, उदाहरण से नियम, स्थूल से सूक्ष्म। ज्ञात क्या था? कि विद्यालय में दीर्घ संधि है। अज्ञात क्या था? क्यों है। विशिष्ट क्या था तुम्हारे लिए? क्या इसमें दीर्घ संधि है, लेकिन कैसे? और जब तुम्हें समझ में आ गई तो नॉलेज तुम्हारे लिए क्या हो गया? सामान्य। उदाहरण से नियम सामान्य बात है। स्थूल का मतलब क्या था? एक शब्द था जिसकी बारीकियां तुम्हें पता नहीं थी, इसलिए आपने किसकी खोज की? सूक्ष्मता की खोज की। दोष, शिक्षक का गौण होना नंबर 1। नंबर 2, परिणामों की
सत्यता पर संदेह। नंबर 3, समय बहुत अधिक लगता है। पहला पॉइंट तो समझ में आ गया होगा कि भाई शिक्षक का गौण होना, मतलब शिक्षक की भूमिका ना के बराबर होती है, इसमें ज्यादा कोई शिक्षक इंटरफेयर नहीं करता इसमें। परिणामों की सत्यता पर संदेह कैसे? बच्चा सारे शब्द खोजेगा, वो 100% दीर्घ संधि के ही होंगे, गारंटी है क्या? कुछ शब्द गलत भी तो हो सकते हैं, है ना। और उसके बाद में समय बहुत अधिक लगता है। एक बात बताओ, यह विधि तुम भी पढ़ा सकते हो रट करके, है ना। यह विधि कोई भी पढ़ा सकता रट करके, लेकिन मैंने इसमें आधा घंटा लिया आपको पढ़ाते हुए, तो या तो तुम इसको 10 मिनट में खत्म कर दोगे या तुमसे घंटा भर ही नहीं होगा। मेरे कहने का तात्पर्य, जिस चीज की जानकारी जिसको होती है ना, वो कम समय में अच्छे से पूरा कर सकता है। भाई एक छोटा सा उदाहरण बताऊं, आप किसी दोस्त के घर पे, यहां से मान लो गांव, कोई गांव है आसपास में, वहां तुम उसके घर पे कोई शादी ब्याह में जाते हो, तो आपका कभी अनुभव रहा है ऐसा, तो आपको पता, वो जाते हुए रास्ता बहुत लंबा लगता, आते हुए बहुत छोटा लगता है। क्यों? जाते हुए हम जानते नहीं है, इसलिए सच में ही टाइम ज्यादा लगता है, आते हुए हमें रास्ता पता होता है। तो जितने तेज गति से उदाहरण मैं खोज सकता हूं, उतने तेज गति से मेरा विद्यार्थी नहीं खोजेगा। तो सीधी सी बात है, विद्यार्थी जब स्वयं सीखेगा तो सीखने में समय क्या लगता है? बहुत अधिक लगता है, यह ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई कौन सी बात है? आगमन। अब तुम्हारी मुलाकात करवा देता हूं निगमन से। निगमन प्रणाली क्या कहती है, सुने। व्याकरण शिक्षण की विधि उच्च कक्षाओं में क्रमबद्ध व्याकरण हेतु उत्तम प्रणाली, इस प्रणाली में शिक्षक सबसे पहले नियम, परिभाषा, बात मत करो बेटा, यह सूत्र प्रस्तुत करता है तथा उसी को आधार बनाकर बालक को क्रमबद्ध क्या हो गया सिखाता है। अब सुनो, वहां पर तो आपने क्या क्या उदाहरण देकर के बच्चे को कहा कि बेटा खोज कार्य तू कर। यहां पर नियम भी प्रस्तुत कौन कर रहा है? शिक्षक। या तो नियम दे सकता है, या कोई परिभाषा दे सकता है, या कोई सूत्र दे सकता है। नियम का मतलब कोई भी आप थ्योरिकल चीजें पढ़ा रहे हो, वहां नियम प्रस्तुत किए जाते हैं। आप गणित जैसी चीजें पढ़ा रहे हो, केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ा रहे हो, तो सूत्र दे सकते हो। और अपन हिंदी जैसे विषय पढ़ रहे हो तो परिभाषा दे देंगे। मैं तुम्हें कहूं
कि लिख बेटा, दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। क्या कहा? दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। संधि समझ में आ गई? परिभाषा से क्या होता है? उसके बाद में आपको परिभाषा की व्याख्या के लिए आगे किसकी आवश्यकता पड़ती है? उदाहरणों की। उदाहरणों की आवश्यकता पड़ती है, तो मुझे सबसे पहले इसकी शुरुआत पदों से करनी पड़ेगी। सबसे पहला पद आता है नियम, परिभाषा या सूत्र। ठीक है। दूसरा पद क्या आता है? उस नियम का क्या करना, उस नियम की क्या देना, या अपने शब्दों में कहूं तो बच्चों को क्या देना? उदाहरण। भाई मैंने नियम लिखा, जैसे मैंने परिभाषा बताई कि लिखो बेटा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। फिर मैं आपको लिखा था जैसे राम, सीता, पत्थर, घर, अलमारी, कुर्सी, सुख, दुख, ये भाव है, सॉरी ये संज्ञाएं हैं। मैं लिखता हूं संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम है। फिर लिखाता हूं वह, यह, ये सब सर्वनाम है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब मैंने कहा कि बेटा सूत्र है, जैसे मान लो सरल ब्याज का सूत्र है, तो सरल ब्याज का सूत्र आपने कहा मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। तो इससे तुम्हें सरल ब्याज निकालना थोड़ी आया, आपको उदाहरण देना पड़ेगा ना कि एक वस्तु का 100 रुपए मूलधन है 2 वर्ष के लिए और 10 की दर से। अब बताओ इसका सरल ब्याज क्या होगा? तब अपन कहेंगे कि इसको इससे काट दिया और कितना हुआ? 20 रुपया हुआ। ये ध्यान रखिएगा, तब बच्चे को समझ में आता है ना। चाहे कोई नियम बताओगे तब भी आपको उसको उदाहरण के माध्यम से क्या करना पड़ेगा? प्रूफ करना पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद में तीसरी बात क्या आती है? अवधारणा। और चौथी बात आती है उस अवधारणा का जीवन में क्या करते रहे? सत्यापन, है ना। ये 4 पद आपको अच्छे से लेके याद रखने हैं। अगली बात सुनो, इसी से संबंधित कर रहा हूं। क्या कहती है अगली जानकारी? इस प्रणाली में शिक्षक प्रधान होता है, बालक आश्रित रहता है। अभी आपको आगे जब शिक्षण शुरू करवाऊंगा तब आपको लिखाऊंगा कि शिक्षण का विस्तृत दृष्टिकोण और संकुचित दृष्टिकोण। जॉन डीवी और ब्लूम को पढ़ेंगे वहां पर आपको शिक्षण के 3 चर लिखाऊंगा। चर का मतलब 3 तत्व चलते, एक तो शिक्षक होता है, एक बालक होता है, एक पाठ्यक्रम होता है। पाठ्यक्रम मध्यस्थ चर होता है, बालक आश्रित चर होता है और शिक्षक मुख्य चर होता है। भाई ले दे के काम किसके अकॉर्डिंग? शिक्षक के अनुसार। उस पर डिपेंड कौन है? बच्चा। इन दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन कौन कर रहा है? पाठ्यक्रम। इस प्रणाली में बालक तेज गति से सीखता है। क्या करता है? तेज गति से सीखता है। इसमें संपूर्ण व्याकरण सिखाया जाता है या जा सकता है। इसके परिणाम 100% सत्य होते हैं, कोई डाउट ही नहीं है।
क्योंकि इसको परिभाषा, नियम, इन चीजों से पढ़ाया जाता है, तो इसके रिजल्ट्स 100% क्या होते हैं, सही होते हैं। इनके रिजल्ट्स पे डाउट नहीं होता है कि सही है कि नहीं है। देखो बच्चा उदाहरण खोज के लाएगा ना, तो जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताऊं, है ना, देखना, मैंने तुम्हें कहा कि या और वहां से पहले आधा आता तो यण संधि होती, राइट। तो बच्चा ये भी तो ला सकता कि सर इसमें यण संधि हुई तो नहीं, बच्चा तो लाएगा, सारे शब्द इकट्ठे करेगा। इसका मतलब मुझे तर्क देके समझाना पड़ेगा कि इसमें सु उपसर्ग नहीं लगा है, स्व उपसर्ग लगा हुआ है ना। लेकिन इसके परिणाम पहले से तय होते हैं, तो वो 100% सही होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन एक चीज और बता दूं, यहां आप जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हो, रचनात्मकता होती है इसमें, ध्यान रखिएगा, क्रिएटिविटी। बच्चे नए इनोवेशंस कर सकते हैं इसके अंदर, लेकिन इसमें रचनात्मकता कुछ ही नहीं। इसमें जो चीज है उसको, फैक्ट को याद करो चुपचाप, अतार्किक विधि है, रटो बस, जो चीज है उसी के आधार पर आपको चीजें यहां रन करनी होती है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, यहां अपन लिख लेते हैं इसके सूत्र, वही सूत्र है जो पीछे पढ़ के आए थे, बस व्युत क्रम में कर लेते हैं। सूक्ष्म से स्थूल, सामान्य से विशिष्ट, नियम से उदाहरण, अज्ञात से ज्ञात, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये तो हो गई भाई इसकी सामान्य प्रक्रिया पूरी, किसकी, निगमन की, कि इस प्रकार निगमन काम करती है। लेकिन इसके दोष भी तो निकलेंगे। देखो जहां गुण है ना, वहां दोष की संभावनाएं ज्यादा है, क्योंकि तुम अगर कितने भी अच्छे हो, लेकिन किसी के लिए बुरे जरूर हो। ऐसा लगता है तुम्हें सच में? तू बुरी किसके लिए बता? अभी फिलहाल घर वालों को छोड़ के, उनके लिए था ही। उनके लिए बुरी है? अच्छा, मतलब उनकी चुगलियां करती है तो उधर। अच्छा, तू किसके लिए बुरी है? किसी के लिए नहीं? फिर तो मूर्ति लगवा दे सती माता वाली तरह। बता, तुझे लगता है तू किसी के लिए बुरा है? तो बरसर की क्लास में बैठता है क्या? अच्छा, गीता भवन बैठता है। सर बताओ आप ही, इनके लिए वो बुरे कैसे बुरे हो सकते? ये लड़ाई में ताने नहीं देंगे भाई। मुझे लग रहा है कि ये एक काम करते होंगे रूम में, दो, खाना खाना और सोना। ये कोई रोटी में हेल्प करते हैं खाने के अलावा कुछ? अच्छा, आप बनाते ही नहीं हो तो सब्जी कौन बनाता फिर? बर्तन कौन धोता है? अच्छा, लास्ट में उठता थाली वो धोता है। हाँ, ये तो अच्छा पॉइंट भी है, खतरनाक भी है भाई। मान लो कोई तेज खाने वाला हो, फिर तो बार बार बर्तन बेचारा वही धोए। नहीं, मेरे घर में भी अब तो चलो चीजें अलग हो गई, बहुत अलग हो गए। पहले जैसे तुम जैसे रहते रूम में खाना खुद बनाते थे, तो वहां तो मेरी खाने की गति सामान्य है ही नहीं ना। मैं बहुत बेताशा खाता हूं, कई बार तो आज भी जब अकेला खाता हूं तब भी मम्मी कह देती है तेरी थाली है कोई नहीं ले जाए। पर मुझे यूं बैठ के मुंह फाड़ के, तो तेज खाने में से देखो रूम में एक लड़कों के लिए खास बात होती है, मुझे नहीं लगता कि रोटी एक्स्ट्रा बनती होगी, संभव ही नहीं है।
है ना। 1% लड़कों के रूम में पॉसिबल नहीं है कि कोई 4 रोटी बच गई है शाम को देख लेंगे ना, रोटी होती जितनी चल जाती है। 2 जनों की रोटी बनाई और 2 लड़के और आ जाए तब भी रोटी कम नहीं पड़ेगी। आत्मसंतुष्टि है, खा लिया एक बार और क्या, कितना खाया उससे मैटर नहीं है। तो जब हम ऐसे खाना खाते थे तो लास्ट में दही वही लेते थे, तो उस समय बैटिंग बहुत तेज होती थी, धुआंधार। तो हालांकि बर्तन धोने की बात नहीं है, वो खाने की बात होती थी कि खाना है। तो मैं तो एक हाथ में तो ऐसे पूरा लेकर के खड़ा हो जाता था, एक मुंह भर के फिर उठ जाता था, पीछे देखते रहो। धोने होने की बात अलग, ऐसे तो आप तो इसका मतलब तो बर्तन वही धोते हैं भाई। तमाम सबूतों के आधार पर देखे तो बर्तन आप ही धोते हो। गर्मियों में तो कुछ नहीं होता है। हाँ, सच में आप किसी के लिए बुरे नहीं हो, बता, किसी के लिए बुरी नहीं है। किस कैटेगरी में आती है? ओबीसी, जनरल, एसटी, एससी? ओबीसी में आती है। अच्छा, ओबीसी की लड़कियां और कौन कौन है? इन सब के लिए तू बुरी है। अच्छा, जनरल में आप एक ही हो। अच्छा, ये बैठी है ना। देखो, भगवान कृष्ण भगवान थे, फिर भी दुर्योधन के लिए तो बुरे ही थे, कर्ण के लिए बुरे ही थे ना, अच्छे कहां थे? तो ये हमेशा ध्यान रखो, जहां गुण है ना वहां दोष समाहित है। डिपेंड करता है अपनी उपयोगिता पर, हमें क्या चाहिए हम उस पर बात करते हैं। चलो आ जाओ, तुम्हारे दोषों को लिखते हैं। नंबर 1, अतार्किक विधि। बालक आश्रित चर होता है। मनोवैज्ञानिक पद्धति ये ध्यान रखिएगा, ये इसके क्या है? दोष है। तो ये निगमन होगी। इससे पहले आपने क्या पढ़ ली? आगमन पढ़ ली। बात मत करो भाई। अब आपको एक छोटी सी प्रणाली पढ़ाऊं, उससे पहले एक बात यहां इसके बारे में लिखा देता हूं, जिसमें एक चीज तो मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूं और एक यहां पर तुम्हें लिखाऊंगा। अगर किसी एग्जाम में पूछ ले कि इसके भेद कितने होते हैं, हालांकि भेद कहना तो थोड़ा अतिशय होता है, पर कुछ किताबों ने माना है तो इसके 2 रूप होते हैं। पहला होता जो हमने कल डिस्कस किया था, पाठ्य पुस्तक प्रणाली, पढ़ी थी कल, वो इसी का रूप है। और दूसरा जिसको अभी लिखा दूंगा, 4 लाइन की विधि है, उसे क्या कहते हैं? सूत्र विधि कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों इसी के रूप हैं। किसके? निगमन के। आप पाठ्य पुस्तक में याद करो क्या लिखाया था। पाठ्य पुस्तक में जो चीजें होती है चुपचाप उसको क्या करना है? रटना है। तो ये निगमन प्रणाली का ही प्रारूप है, वो भी व्याकरण शिक्षण की विधि मानी जाती है। चलो, तो छोटा सा सूत्र है, लिखा देता हूं। सूत्र विधि, व्याकरण शिक्षण की प्रणाली, संस्कृत शिक्षण से ली गई, पाणिनि का जो अष्टाध्यायी ग्रंथ है वो इसी में लिखा गया था। ये आता है एग्जाम के अंदर, पूछा हुआ है।
बस बाकी सारी प्रणाली निगमन वाली है। बता देता हूं कैसे। इस प्रणाली में सर्वप्रथम एक सूत्र प्रस्तुत किया जाता है, इसको प्रस्तुत कह लो या ये कह लो, रटाया जाता है। बालक को, बात मत कर, उसी के आधार पर सिखाया जाता है। और ये लिखा रहा हूं वो दोष है। रटने पर बल, अमनोवैज्ञानिक विधि, बस बाकी सब निगमन वाली कॉपी बात है। गलती से भी अगर वो पद पूछ ले किसके, सूत्र के, तो निगमन वाले सेम होंगे। गलती से भी पूछ ले तो ठीक है। लिखो इसको, दो विधियां। अच्छा 3 लिखा दी क्या, सॉरी। क्या? हाँ, अधिकतम आयु 8 वर्ष का मतलब यह है कि इसमें जो प्रवेश की जो उम्र होती है ना, वो 8 वर्ष तक का बच्चा आ सकता है। बाकी प्रारंभिक 1 साल यानी 7 साल के बच्चे का एडमिशन हो सकता है, और अधिकतम 8 साल। अब कई बार सवाल आता है कि सर 8 साल का बच्चा कोई प्री प्राइमरी में थोड़ी जाएगा। जिन बच्चों की मानसिक आयु वास्तविक आयु से कम होती है ना, वो जाते हैं इसमें। बोड़े होते हैं ना टाबर अपने गांव में, कहते बोड़ा है ये, तो वो इसमें पढ़ते हैं। बात मत करो।
हो गया? कहाँ पे? हाँ आराम से मिल जाएगी, हर टॉपिक की मिल जाएगी आपको। हाँ
बस मैं करवा दूंगा, अभी तुम पढ़ते रहो, वैसे भी करवाऊंगा मैं लास्ट में 2-2.5 महीने, सेकंड ग्रेड हो जाएगा ना। और तुम एक काम करना, अभी एक मैं सीरीज शुरू करूंगा एसआई के लिए, आप लाइव मत देखना उसको, क्योंकि लाइव में टाइम ज्यादा जाता है। तो ग्रामर अपना वही है, टॉपिक सारे, 1-2 टॉपिक अप डाउन है, उसका कोई है नहीं, वो तो वैसे ही लास्ट में करवाऊंगा। तो वो सीरीज वनडे एग्जाम वाले चैनल पे चलेगी। एक तो अपना यूट्यूब का चैनल है टीचिंग के लिए पूरा अलग, उत्कर्ष टीचिंग एग्जाम, जिसपे मैं अभी सेकंड ग्रेड की लिटरेचर की क्लास लेता हूँ 8 बजे। वो नहीं, वनडे एग्जाम वाला सर्च कर लेना, 4 अगस्त से परमानेंट उस पर क्लासेस चलेगी हिंदी व्याकरण की 1 घंटे की। तो उसको मैं आपके उत्कर्ष वनडे एग्जाम राजस्थान सर्च करोगे तब, तो वहां करवा दूंगा मैं ग्रामर के। आपके एग्जाम के लिए भी पर्टिकुलर होगी टीचिंग पर? दो साल पुराने क्या? मैं अभी करवा दूंगा ना, लेटेस्ट सारे आपके एग्जाम से पहले 2 बार करवा दूंगा यूट्यूब पे सिलेबस एमसीक्यू में। आप पुराने माथापूरी करनी नहीं है। बाजिया जी से कह देना भाई, कपड़े धो रहा था बस 7 से 12 सुबह। हाँ तो कह रहा हूँ ना, कपड़े धो रहा था। जब बाजिया जी शाम को लहंगा सुखा रहे थे लुगाई का, तब मैं यहीं से गया था उनको कहना। और उनको भी पता है ना, मेरी बात हुई थी, मेरी सुबह क्लास नहीं थी ना, वो चौपाल ली थी मैंने, क्लास नहीं थी। और सुबह अभी क्या सारे बैच हो रखे हैं पूरे, तो मुलाकात आपसे ही होती है डायरेक्ट 2 बजे। अभी वो तो हम ही फिक्स नहीं कर पाए हैं, क्योंकि रात को 8 बजे के बाद लेने का मेरा मन नहीं है। और सुबह देखो, बच्चे मोस्ट भी प्रायोरिटी चाहते हैं कि रात को 9 बजे क्लास हो, खाना बनाने के टाइम, खाना खाते खाते देख लें। फिर लंबा पड़ जाता है यहाँ से घर जाना वापस। जब भी होगा तुम तो कोशिश करो रिकॉर्डेड क्लास देखो 2 की स्पीड में, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता थोड़ा स्पीड धीरे करके देखो। हिंदी के नोट्स थोड़ी किसी के पास है क्या अभी, जो यहाँ से बुकलेट मिली थी हिंदी की? मतलब कोई भला आदमी पढ़ाई की चीज लेके चलता तो है। ठीक है, रीड के टाइम तो नोट्स वो पीले कवर वाले मिलते थे, या यही बुक ही मिली थी? अच्छा, मतलब आपसे पहले बंद हो गई थी वो पीले वाले।
आपको प्रिंट अभी कौन सा मिला था लास्ट? विदेशी शब्द का और तत्सम तद्भव। लिंग वचन के सवाल गलत नहीं होंगे तेरे। वाक्यांश के लिए एक शब्द नहीं मिला है ना आपको? देखो मैं तुम्हें अकॉर्डिंग टू टारगेट करके नहीं दे रहा हूं, ये ध्यान रखना है। मैं ये मानता हूं कि तुम एसआई का भी एग्जाम दोगे, कल आपको मिल जाएगा वाक्यांश के लिए एक शब्द में लगभग 500 वाक्यांश के लिए एक शब्द है, पढ़ लेना। लगभग 500 है, पूरे नहीं है। बात नहीं बेटा, लिख लिया था, आगे बढ़े। लिख लिया? हाँ अभी बात करते हैं, पहले लिखो। शाबाश। एक तो टिंगर होता है क्लास में भला। कल कहा था ना प्लान बी, कल 3 क्वेश्चन दिए थे, क्या क्या दिए थे पता बेटा? हाँ हाँ, एक फेवरेट काम जो तुम्हें बहुत अच्छा लगता हो। अभी चेक करते हैं। इंटरवल में इसको कूटना पकड़ के फिर।
लाइट ऑन करूं? कौन सी लाइट ऑन करूं? चलो लिखो और फिर कॉपी चेक करता हूं आपकी। अब कितनी विधियां होगी? 14 होगी। इसको जोड़ के 4-5 और है, फिर पढ़ेंगे उपागम। 15 हो जाएगी सूत्र विधि तक। फिर परिवीक्षित अध्ययन, अभिकर्मित अनुदेशन, प्रदर्शन विधि, भाषा प्रयोगशाला, भाषा शिक्षण यंत्र विधि, ठेका पद्धति। लिख लिया? किसने लिख लिया बताओ? हाँ लिखो, फिर कॉपी चेक करूंगा। जो पहले लिखेगा उसकी कॉपी पहले चेक होगी।
हाँ लिख बेटा लिख, अभी लिख ले, अभी लिख के बता दे। सबसे लास्ट तेरी कॉपी चेक कर लूंगा। ये देख, इसने सूत्र विधि छापनी शुरू कर दी है, इन्होंने लिख भी दी, पर दुर्भाग्य से सूत्र गलत लिखा आपने। अच्छा, सूत्र विधि के दोष लिख लिए, फिर आप ही बताओ सबसे पहले। लिखो लिखो। सोमवार को लिखने का सोचा था, तो क्यों रविवार कोई कारीगर आते क्या? अच्छा, किस किस ने लिखा कॉपी में? ये हाथ खड़े करो कि मैंने लिखा है कुछ। बस एक दो। अच्छा, तूने भी लिखा है, शाबाश। हाँ बता, मैंने कल क्या बोला था? है हाँ, क्या लिखा बता तूने? गलत बात है ना फिर। कल जाके याद ही नहीं रहा तुझे, तो क्यों नहीं लिखा? कुछ है ही नहीं जिंदगी में फेवरेट जैसा? बता। घूमना, खाना, पीना, सोना इसके अंतर्गत नहीं आता है। अब बता। ग्रामीण जिएगा जीवन? तू कौन सा फिर कोई थाईलैंड में रह रहा है? कहाँ रहता है? गांव में ही रहता है ना, तो वो कोई ग्रामीण जीवन जीना कोई। अब अगर मान लो यहाँ कोई अंबानी का छोरा ये बोले ना ग्रामीण जीवन जीना पसंद है, तो समझ में आता है अपने पास रास्ता क्या है। हाँ बता बेटा, सूत्र विधि लिख ली तूने? हाँ लिख ले वैज्ञानिक, लिख, एक शब्द लिखना। फिर अब कहाँ जाएगी? लिख लिख लिख, फटाफट लिख। हाँ क्या लिखा तूने बता? देखो इसने लिखा है, मतलब ये क्या है? अच्छा, ये चौथा तूने खतरनाक नहीं लिखा कि जानवरों के साथ समय बिताना अच्छा लगता है? तेरा इंडिकेट किसकी तरफ है? क्लास की तरफ? अच्छा, ये पसंद और किस किस के जानवरों के साथ समय बिताना अच्छा लगता है? ऐसा कौन है बताओ तो? और है कोई? कभी जानवरों के साथ ऐसे शौक है समय बिताने का? तो नहीं, मैं चेक करूंगा बेटा भी। अच्छा, बाकी किसी जानवरों के साथ समय बिताना अच्छा नहीं लगता है? लगता है तो फिर यहाँ क्या गाय चरा, फिर गाँव चौमासा है, इतना ही अच्छा लगता है तो। चलो ये तो शहर की है, तब इसको लग रहा है। इसको दो एक बार बीड़े में ले जाए ना गायों के पीछे, तब पता चले अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। देख एक बात बता रहा हूं बेटा, जानवर बहुत अच्छे होते हैं, गांव के लोग भोले होते हैं, गांव बहुत अच्छे होते हैं, ये फिल्मों में ही अच्छा लगता है। गाय पड़े ना पीछे, या एक गाय इधर जा रही है, काबल्डी उधर जा रही है, तब पता चले गाय। अभी तुम्हारी मुलाकात गांव वाले कुत्तों से ही नहीं हुई, गाय तो बहुत दूर है। छिपकली? तो छिपकली अच्छी लगती है? चलो लिखो।